हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कवर किया था, जो है स्टैटिस्टिक्स के, और उससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स जो है कवर करे थे। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्योंकि पहले हमने बात करी थी कलेक्शन की। चैप्टर नंबर 3 में हमने कलेक्शन की बात करी थी। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज, क्योंकि हमने इकट्ठा तो कर लिया, अब उसे हमें सही तरीके से लगाना है ताकि हम एनालिसिस कर सकें। अगर हम बिल्कुल रॉ डेटा को देखने लग जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, आखिर हमें क्या है क्या नहीं। तो उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हमें सही ढंग से, तभी हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ दिया है, हमारे पास 12 टॉपिक है इसमें। राइट, 12 टॉपिक है हमारे इसमें। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या कहना चाह रहे हैं। अब प्रीवियस चैप्टर में उन्होंने वही लिखा है कि पहले के चैप्टर में हमने कलेक्ट करना सीखा कि हम इकट्ठा कैसे करेंगे डेटा को, या तो प्राइमरी से या फिर सेकेंडरी से। अब जो डेटा हमने इकट्ठा किया है बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो उसे अगर मैं डायरेक्टली एनालाइज करना चाहूँगी तो करने में क्या आएगी, परेशानी आएगी उसे। इसीलिए हम जो उस परेशानी को हटाते हुए, ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर सकें, हम उसे क्लासिफाई करते हैं, टैबुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी चीज़ हमें चाहिए फॉर एनालिसिस। अब जो इकट्ठा किया हमने डेटा, उन्हें जो है क्लासेस और सब क्लासेस में बांटा जाता है। क्लासेस और सब क्लासेस में बांटा जाता है उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ये बहुत क्लासेस और सब क्लासेस के बेस पे अगर हम कर रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन है। अब ये प्रोसेस है टैबुलेशन का, वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में ही बात करेंगे। जनरली टैबुलेशन, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्योंकि टैबुलेशन से जो है इजी रहता है, हमें किसी भी चीज़ को अगर देखना है तो इजी रहता है। अब मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, अब हम ये जानेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं डेटा को। हम अरेंज कर रहे हैं डेटा को, किस में अरेंज कर रहे हैं, सीक्वेंस या ग्रुप्स वगैरह में। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। कि जैसे मान लो मैंने टीनेजर्स का डेटा इकट्ठा किया, तो उसमें मैंने बाइफिकेट कर दिया फीमेल्स ऑल मेल्स में। ठीक है, उसमें बाय प्रेफरेंसेस, जैसे मान लो मैंने टीवी वॉचेस कितना देखते हैं और बुक रीडिंग, ये सब की क्लासिफिकेशन कर दी। ठीक है, अलग अलग लिख दिया कि फीमेल्स टीवी वॉच 30 है, बुक्स वो 28 पढ़ रहे, तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन है, हम कोशिश कर सकते हैं कि होमोजिनिटी ही हो। मतलब होमोजिनिटी, हेटेरोजिनिटी, एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो है हमारे, हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसमें सभी आ जाते हैं, इसीलिए हम उसे क्लासिफाई कर देते हैं। जो क्लासिफिकेशन है डेटा का, वो किस लिए करा जाता है, रीज़न क्या है। अब जो रॉ डेटा होता है उसे एनालाइज करना मुश्किल होता है, तो उसे थोड़ा इजी बनाना क्लासिफिकेशन के मदद से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसे हम हटा सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं हम और डेटा से कि कितना ज़्यादा कितना कम है। इन्फॉर्मेशन बताते हैं म्यूचुअल, मतलब उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे मान लो मैंने टीवी वॉचेज़ और बुक रीडिंग का कहा, तो मैं उनमें देख सकती हूँ कि कितनी फीमेल्स टीवी देखती है और कितनी फीमेल्स बुक रीड करती है। तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को अलग अलग कर देता है इनटू होमोजीनियस।
ठीक है, इनटू होमोजीनियस एलिमेंट। जैसे मान लो कि मैंने हाउस होल्ड का डेटा इकट्ठा किया कि किसमें कितने मेंबर्स है, तो यानी कि 2 3 4 5 ऐसे 10, ऐसे ही मेरे पास रैंडम डेटाज है, 6 7 ऐसे रैंडमली मेरे पास डेटा रख रखा है। अब मैं क्या करूँगी, एक टेली मार्क बना लूँगी मैं कि 2 कितने हैं, 5 कितने हैं मेंबर। तो ये क्या है, सेपरेट कर देता है, जिससे मुझे आसानी रहती है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ कितनी हैं और जॉइंट फैमिलीज़ कितनी हैं, ये भी हम कंपैरिजन निकाल सकते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ वगैरह भी बता सकते हैं कितना सिमिलर है। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का? पहला, सिंप्लीफाई करना, और जो डेटा है उसको थोड़ा कंसाइज़ करना, जितना हमें चाहिए उतना ही हम लेंगे। सिमिलैरिटी वगैरह या डिससिमिलैरिटी, जैसे जनरली हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन में क्या आता है, ये तो सेम सेम है, ये चीज़ें सेम हैं, ये चीज़ें अलग है। ठीक है, कुछ चीज़ें सेम होएगी, कुछ चीज़ें अलग होएगी, तो ये हमें मदद करता है ये देखने में कि क्या सेम है क्या डिफरेंट है। कंपैरिजन, जैसे मैंने बताया, कंपैरिजन हम कंपैरिजन कर सकते हैं। रिलेशन देख सकते हैं कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। क्राइटेरिया देख सकते हैं, जैसे कि इनकम और एजुकेशन का। अगर एजुकेशन लेवल अगर हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो इनकम लेवल भी बढ़ेगी। तो हम ये रिलेशनशिप देख सकते हैं कि एजुकेशन कहाँ जा रहा है और इनकम कहाँ जा रही है। और हम टेबुलेशन वगैरह करने में आसानी रहती है, क्योंकि सबसे पहले हमें रॉ डेटा को सही ढंग से दिखाना होएगा, तभी हम टेबुलेशन कर पाएंगे। विदाउट क्लासिफाइंग हम टेबुलेशन पर डायरेक्टली नहीं जा सकते। टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, ये इस पर्सन या इस पर्टिकुलर चीज़ के कितने रिस्पॉन्सेज है या कितने फैमिलीज़ है जो न्यूक्लियर है। ऐसी चीज़ें हमें पता चल जाएगी, एक थोड़ा सा हमारे माइंड में जो है एक पिक्चर फॉर्म हो जाएगी कि क्या बात हो रही है, और थोड़ा समराइज हो जाएगा चीज़ों का। अब कैसे पता लगाया जाए कि क्लासिफिकेशन अच्छी है? कैसे पता लगाएं कि ये अच्छी क्लासिफिकेशन है? अब पहला आएगा हमारा, जो क्लासिफिकेशन है उसके कुछ फीचर होने चाहिए। पहला, सूटेबिलिटी। पहला क्या है हमारा, सूटेबिलिटी। अब जो क्लासिफिकेशन है वो जो हम चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में एक्चुअल में हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव, उसको फुलफ़िल करना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन अगर हमने करी है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ें हैं वो है ही नहीं, तो फिर उसका कोई पॉइंट ही नहीं है क्लासिफाई करने का। अनएम्बिशियस, मतलब कि अगर हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं दिखानी चाहिए कि यार ये भी है ये भी है। तो उस टाइम पे हमें मुश्किल हो जाएगी कंपैरिजन वगैरह करना और चीज़ें आगे फर्दर टेबुलेशन वगैरह करने में। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब होता है जब हम कोई मतलब सीरीज़ में होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि ज़ीरो है, ज़ीरो को ज़ीरो वन में कम इंक्लूड भी कर रही हूँ मैं, और -0.5 से ज़ीरो में भी इंक्लूड कर रही हूँ, तो ये डबल बार इंक्लूड हो रहा है। एक ही बार आना चाहिए, एक चीज़ को सिर्फ एक ही बार में आना चाहिए, यानी कि मैं डबल डबल, एक तरह से हम कह सकते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग हमें अवॉइड करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको एडजस्ट हो जाए, मतलब ऐसा करना है हमें, यानी कि बिल्कुल ही रिजिड बना दिया हम उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि जो क्लासेस है वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। इसमें भी यही आ गया, जो एक को बिलोंग करती है वो दूसरी को बिलोंग नहीं करेगी। जस्ट लाइक दिस, 0 to 1 और 1 to 2 में वन सिर्फ एक ही के पास जाएगा, दोनों के पास नहीं जाएगा। एक से ज़्यादा क्लासेस में वो नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएंट है।
जो क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल है, जो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो ही होना चाहिए हमारा, ताकि हम एनालिसिस अच्छे से कर सकें। नहीं तो हम जो रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं वो निकाल ही नहीं पाएँगे। फिर आता है हमारा होमोजेनिटी। अब मान लो कि फीमेल वाला अगर मैं ले रही हूँ, तो फीमेल वाले में फीमेल वाले का ही काउंट रखना है, मेरे को मेल का नहीं रखना है। तो सिमिलर होमोजीनियस आइटम्स को एक साथ रखना है हमें, एक यूनिट में। उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है हमारी। क्लासिफिकेशन में ज़्यादा हो गया। उसके बाद हमारी आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे उन्होंने थोड़ा सा एक छोटे से शॉर्टकट में अब एक्सप्लेन कर दिया है कि ये प्रोसेस है जिसमें अरेंज करें हम डेटा को एक सीक्वेंस में और ग्रुप में। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़े उसको शॉर्ट में लिख रखा है। रिक्वेस्ट यानी कि अच्छी क्लासिफिकेशन के कब हो पाएगी, ये सब लिखा हुआ है। तो ये एक थ्योरेटिकल चीज़ थी जो कभी कभार 2 मार्कर्स में इफ़ शॉर्ट मतलब छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक्स वगैरह होते हैं, उसमें आ रहा है तो फिर बेनिफिशियल रहता है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर ज़्यादा या फुल मार्क्स जो पूरे 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें रेयर चांसेस है कि पूछा जाए। फिर आता है हमारा मेथड्स। अब हमारे आते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, कौन कौन से मेथड है क्लासिफिकेशन के। तो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है पहले ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा रीजन। अब ज्योग्राफी आ गई तो हम ज्योग्राफी में क्या बात करते हैं, रीजन या किस लोकेशन पे है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। और फिर आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम टाइम पीरियड के बेसिस पे करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम टाइम पीरियड के बेसिस पे कि 1980 से लेकर 1991 तक कितना इकोनॉमी डाउन हुई अप हुई, ये सब हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। फिर आता है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बताते हैं कि अच्छा है बुरा है, लाइक एवरेज, गुड, बैड, हमने ऐसा डेटा कलेक्ट किया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है कि जो डेटा है हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे एवरेज, मीन, मीडियन, मोड के इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला आ गया हमारा ज्योग्राफिकल। अब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, जब डेटा हम किस पे कलेक्ट कर रहे हैं, रीजन या लोकेशन पे। जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट हमें क्या दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है। तो व्हाट इज दिस डेटा कॉल्ड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, बिकॉज ये किसी लोकेशन और रीजन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करी है। ठीक है। फिर आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने बताया कि टाइम पीरियड, जैसे यहाँ दे रखा है टाइम पीरियड के बेसिस पे 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी, 1961 में। तो यहाँ पर ईयर्स के बेसिस पे हमारी जो है क्लासिफिकेशन हो रही है। ठीक है, ईयर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव में हम किसी डिस्क्रिप्टिव चीज़ के बेसिस पे, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, इन सारे बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अ, जैसे कि पॉपुलेशन मेल है, फीमेल है, ये बताना। ये थोड़ा सिंपल हो गया हमारा कि हमने सिर्फ एक ही बार में क्लासीफाई कर दिया। मैन फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या आता है, मैं और भी बाइफिकेट कर रही हूँ। मेल्स, फीमेल्स, मेल्स में लिटरेट कितने, इलिटरेट कितने हैं, हिंदू कितने, नॉन हिंदू कितने हैं, हिंदू, ऐसे मैंने क्या है और भी ज़्यादा उसे बाइफिकेट कर दिया और एट्रीब्यूट्स बना दिए। दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स।
इन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और हम और भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बनाते जा रहे हैं। ये हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और बनाते जा रहे हैं। ठीक है, नॉन हिंदू में हम और ऐड कर सकते हैं मुस्लिम, सिख और जैन्स, नॉट क्रिश्चियंस। ठीक है, और जो मतलब उनका अलग कम्युनिटी है तो हम वो ऐड कर सकते हैं जैसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एज आ जाएगी। जैसे हम पूछते हैं ना कि क्वांटिटी कितनी एज है, व्हाट इज़ योर एज, तो हम उसे नंबर में बताते हैं, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, जितनी भी है हम बताते हैं नंबर में। इनकम अगर पूछी जाए, इनकम कितनी है, तो हम सब अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं रुपीज़ 1 लाख और 1,50,000 और समथिंग एल्स लाइक दिस, हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है, क्वांटिटेटिव आ जाता है, इसको हम न्यूमेरिकली दिखा सकते हैं। अब वेरिएबल, इसमें भी दो होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, एक वेरिएबल होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है। वेरिएबल जिसमें ये जो एज के वो दिखा रखे हैं हमें क्लासेस बाइफिकेशन, ये हमारे वेरिएबल हैं बिकॉज दे आर चेंजेबल। और ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज। ईच वेरिएबल के आगे कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी ज़रूर होगी। ठीक है, अब अभी जैसे हमने बोला कि दो एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। अब इसी को हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। वेरिएबल वो होते हैं क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। एक पर्सन से अगर मैंने एक पर्सन से उसकी मैंने हाइट पूछी, उसका मैंने वेट पूछा, तो वो अलग बताएगा, और एक और दूसरे पर्सन से पूछा तो वो अलग बताएगा, है ना। तो सबका अपना अपना हाइट है, अपनी अपनी वेट है, तो ये वेरिएबल चीज़ है, वेरिएंट है, अलग अलग होएगा हर एक पर्सन का, हर एक पर्सन की एज अलग होएगी। किसी कमोडिटी की अगर हम बात करें, कमोडिटी का जो प्राइस है वो अलग अलग होएगा। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब जो अलग अलग होंगे अगर हम पूछेंगे तो। ठीक है, अब वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं। वेरिएबल भी जैसे हमने बात करी कि हमारे दो एलिमेंट्स है, हमारे जो है वो 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स आ गया हमारे वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी, और वेरिएबल में आ जाएंगे हमारे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बाइफिकेशन चल रहा है। अब हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें। डिस्क्रीट में क्या होता है कि हमें पता है कि जैसे एज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लें अगर हम, कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो हम लेंगे 0, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, मतलब इतना ही होगा, या फिर हद से 4 होंगे। आज के टाइम में बात करते, पहले के टाइम पे थोड़े ज़्यादा होते थे, पर आज के टाइम में 4 इज़ आई गेस द मैक्सिमम। और कौन इसमें क्या है, कोई क्लास नहीं है, इसमें क्या है, कोई क्लास नहीं है, इसमें हर एक की एक ही वैल्यू है। इसमें जो वेरिएबल है उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है वेरिएबल की, जैसे 0 है, 1 है, 2 है। पर कॉन्टिन्यूस में ऐसा नहीं होता, कॉन्टिन्यूस में ऐसा नहीं होता है। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस में हमारा क्लासेस आ जाती है, जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारी क्लासेस आ गई 40 to 45, 45 to 50। अब ऊपर तो फिक्स नंबर थे, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में है, यानी हमें पता नहीं है कि 40 से 45 में कुछ भी हो सकता है, या 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, हमने क्लास दे दी है एक। ठीक है, इसमें से कोई भी रेंज, इस रेंज में से कुछ भी हो सकता है वो। तो ये हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में मेन डिफरेंस है। डिस्क्रीट में एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, डिस्क्रीट में एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और कंटिन्यूस में, क्या बोलते हैं इसको,
जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड से क्या हो रहा है। और हम कॉन्टिन्यूस में बात करें तो हम अब बात करेंगे कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का डिफरेंशिएट मतलब हमने नॉर्मली तो डिस्कस कर लिया कि वो एक वेरी डिस्क्रीट में वेरिएबल जो होता है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यूज है। और कॉन्टिन्यूस में एग्जैक्ट नहीं होती, एक रेंज दे देते हैं, एक हमें क्या दे देते हैं, रेंज दे देते हैं जिसके बीच में से कोई वैल्यू हो सकती है। चेंजेस इज व्हेन वैल्यू में अगर हम बात करें वेरिएबल जो है इंक्रीज हो सकता है कंप्लीट नंबर्स में, मतलब पूरा एक होल नंबर होगा, ये कोई रेंज नहीं देगा। और इसमें जो अगर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन में बढ़ रहा है, और कंप्लीट नंबर में भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में, जो डेटा है वो काउंटिंग से कलेक्ट हो गया, 1 2 3, हाँ फैमिली में कितने, फैमिली में कोई बच्चा नहीं है, 4 5 है, जो हमने काउंट कर लिया। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में डेटा ऑब्टेन होता है मेजरमेंट से, कितना मेजर है, जैसे कि हाइट वगैरह मेजर करेंगे तब पता चलेगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं, वर्कर्स कितने हैं, इन सब का अगर हम निकालें तो डिस्क्रीट है। और अगर कॉन्टिन्यूस में बात करें तो वेट और हाइट कितनी है उनके बारे में हम बता सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अभी तक हमने बात करी कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो हम कितनी बार वो चीज़ अपीयर हुई है, जैसे मान लो कि हम बात कर रहे थे कि एक फैमिली में कितने चिल्ड्रंस है, तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं काउंट करके। एक कि एक फैमिली में मान लो 0 चिल्ड्रन है, तो उसकी काउंटिंग कितनी है, 5 है। तो ये 5 क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की। काउंट करने के बाद पता चला कि 5 ऐसी फैमिली है जिसमें कोई भी बच्चा नहीं है, या फिर 10 ऐसी फैमिली है जिनके 2 बच्चे हैं। तो इस तरीके से जो काउंटिंग होती है उस वेरिएबल के आगे, उस वेरिएबल के सामने जो लिखा होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो नंबर या वो रेंज में कितनी बार चीज़ें आई है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब फिर हमारा आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक टेबल है जिसमें हम जो फ्रीक्वेंसीज है और जो उसकी वैल्यूज़ है वेरिएबल के सामने जो है लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, हमारे वेरिएबल और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज। सिमिलर विद डिस्क्रीट में भी यही है, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसीज। फिर हमारे अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में बात करें तो ये एक अरेंजमेंट है। क्या है हमारी, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम जो हमने डेटा क्लासीफाई कर रखा है उसे हम थोड़ा अरेंज करते हैं इस तरीके से कि वो थोड़ा लॉजिकल लगे। जैसे मान लो हम असेंडिंग में अरेंज कर देंगे या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कर देंगे। समटाइम्स हमारे पास एक रॉ डेटा है, उसको हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे ताकि हमें ईजी रहे, ताकि हमें ये भी पता चलेगा कितनी बार कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जो इसे ही हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ बोलते हैं कि हम उसे अकॉर्डिंग टू उसके साइज़ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कुछ मतलब मेजरेबल कुछ ऐसा चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम उसे सीरीज़ में लिख रहे हैं, जिसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कहते हैं। इसे हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम जो कलेक्टेड है या जो क्लासिफाइड डेटा है उसको हम सही तरीके से दिखा सकें। जैसे मान लो कि बच्चों का जनरली जैसे हम एक्सेल वगैरह पे जो है फ़िल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर्स या सॉर्ट ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, व्हिच मीन्स हमारा डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज हो जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात करते हैं काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। अब बहुत तरीके की हमारी जो है सीरीज़ होती है, अलग अलग तरीके की सीरीज़ होएगी। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ अलग अलग तरीके की होती है। अब इन्हें डिवाइड करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका करेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर ऑन द बेसिस उनके बनाया कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, करेक्टरिस्टिक में आ जाता है कि टाइम के बेसिस पे बना रहे हैं, लोकेशन के बेसिस से बना रहे हैं,
जिसे हम स्पैटियल सीरीज़ बोलते हैं। लोकेशन मतलब कि इसका लिखा हुआ है यहाँ पर कि लोकेशन, कि हम लोकेशन के बेसिस पे बना रहे हैं अगर उसे। लोकेशन के बेसिस पे बना रहे हैं, कंडीशन सीरीज़ या फिर किसी कंडीशन है, कोई कंडीशन लगी हुई है उसके बेसिस पे हम उसे बना रहे हैं। और अगर फिर बात आती है, हमारी 3 सीरीज़ आती है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें एक-एक की ऑब्जर्वेशन ही होती है इंडिविजुअल हर किसी की। डिस्क्रीट सीरीज़ जिसमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज़ है, ग्रुप नहीं है, मतलब कि 1 है या 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, उस तरीके से है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होती है जिसमें हमारी रेंज आ जाती है, या क्लासेस हम कह सकते हैं। ओके। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें, तो हमारे 3 आ जाते हैं। टाइम सीरीज़ यानी कि हम जो वेरिएबल ले रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अरेंज कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि डेज़ के बेसिस पे हम उसे क्लासिफ़ाई कर रहे हैं, वीक्स के बेसिस पे हम क्लासिफ़ाई करते हैं, तो दैट इज़ टाइम सीरीज़। कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ मतलब 1951 से लेकर 2011 तक पॉपुलेशन कितनी है दिल्ली की, ये टाइम सीरीज़ है। ठीक है। फिर आता है हमारा स्पार्टल सीरीज़। स्पार्टल सीरीज़ यानी किसी लोकेशन या ज्योग्राफिकल कंडीशन आ जाएगी। इसमें जो जगहें हैं वो चेंज होती रहती है, जैसे कि पॉपुलेशन, 5 स्टेट की पॉपुलेशन इंडिया की हमने देखी सेंसस 2011 में, वो हमारी क्या हो गई, स्पार्टल सीरीज़, बिकॉज़ हमने एक कोई लोकेशन ले रखी है जो अलग-अलग है। ये नहीं कि सेम ही लोकेशन है, अलग-अलग लोकेशन की ले रखी है। नेक्स्ट आता है कंडीशन सीरीज़। अब इस सीरीज़ में क्या होता है, जो डेटा हम क्लासिफ़ाई कर रहे हैं वो किसी कंडीशन के बेसिस पे हम कर रहे हैं। कोई कंडीशन है, जैसे हाइट कितनी है, वेट कितना है, एज कितनी है उस बंदे की, इसके बेसिस पे हम अरेंज कर रहे हैं। जैसे कि एज डिस्ट्रीब्यूशन है, 500 लोगों 500 स्टूडेंट्स का हम एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेक कर रहे हैं, कितना एज है, कितनी एज, मतलब छोटे बच्चे कितने हैं, मिडल स्कूल में कितने हैं, हाई स्कूल के बच्चे कितने हैं, तो हम ये जो है चेक कर रहे हैं। तो इधर कंडीशन क्या आ गई, हमारी एज आ गई है। दैट इज़ कंडीशनल सीरीज़, मतलब कंडीशन के बेसिस पे हम कर रहे हैं। फिर जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन के बेसिस से बात करें, तो हम कंस्ट्रक्ट 3 तरीके से कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ को। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़ 2 तरीके की होती है। फिर आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें ऐसा कोई आगे बाइफिकेशन नहीं है, नॉर्मली हम जो है टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। और कॉन्टिन्यूस में हमारी काफ़ी सारी आती है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, ओपन एंडेड है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है, मिड वैल्यू सीरीज़ है। तो ये सारी जो हमारे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है, ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो 3 तो थे ही, बिकॉज बट वो हमारे करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और ये हमारे कंस्ट्रक्शन की बनाते किस बेसिस पे है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ जो है ज़रूर देखें वो वीडियो, क्योंकि उससे ही इस पूरे स्टैट्स का बेस बनता है। क्योंकि जब तक हमें टेबल ही समझ नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम आगे चीज़ें निकालेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। ठीक है, इसीलिए मैं उसे इसमें कवर नहीं करी, ताकि वो जब स्टार्टिंग से देखा जाएगा तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। बीच में देखोगे तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो नहीं बहुत जल्दी देखते हैं वीडियो को, और लंबी वीडियो होती है तो वो बीच में स्टॉप कर देते, तो इसलिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम मैं आपको वीडियो डालूँ, और आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है किसी भी स्टैट्स को शुरू करने से पहले। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।